नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम जो बात कर रहे थे वो क्रिया पर चल रही थी और क्रिया पर हमने बात करी थी अकर्मक और सकर्मक क्रिया पर। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जो हमने सबसे पहला भेद पढ़ा था वो पढ़ा था अकर्मक क्रिया का। मैंने आपको बताया था अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जो क्रिया का फल पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। अर्थात बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी क्रिया पूरे अर्थ का बोध करा दे, वो अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया को भी हमने दो भागों में बांट लिया था, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है उसमें, पूर्ण अकर्मक क्रिया में जो कर्म नहीं होता, पहली बात तो ये तो निश्चित है, अकर्मक है तो। दूसरी बात, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है, यदि उसके पूरक को, यदि क्रिया के पूरक को हटा दिया जाए तो वहां अर्थ बोध नहीं हो पाता। तो जब पूरक हटा दिया जाता है तो अर्थ बोध नहीं होता, इसलिए वो अपूर्ण अकर्मक वह पूरक की आवश्यकता महसूस करती है, जबकि पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं होती, बिना पूरक के भी पूर्ण अर्थ का बोध होता है। तो अपूर्ण अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें पूरक होता है, उस पूरक के हटाने पर कोई अर्थ नहीं निकल पाता, तो वहां पर पूरक की आकांक्षा की जाती है, इसलिए उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जहां पूरक होता है, दोनों बातों में अंतर होता है, विशेष ध्यान रखना है पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक में। तो अपूर्ण अकर्मक में पूरक का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण अकर्मक में पूरक की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरा, इसका भेद है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नाम से ही पता लग रहा होगा, स माने सहित, कर्म माने कर्म के, जो कर्म के सहित हो। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, जहां पर क्रिया कर्म की उपेक्षा रखती है, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म की जरूरत महसूस करती है, कर्म का प्रयोग आवश्यक होता है। अब वो प्रत्यक्ष कर्म हो या अप्रत्यक्ष कर्म हो, वो आगे की बात है। सबसे पहले हम इस पर परिभाषा पर बात करेंगे। तो क्या होती है सकर्मक क्रिया? जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखना है, जब वाक्य में प्रयुक्त कोई क्रिया है उसका फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ रहा हो,
अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो या कर्म की उपेक्षा रखती हो तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। कैसे होती है, ध्यान से समझना। सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान देना, जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, रमेश गाना गाता है, वह पत्र लिखता है, बच्चे खाना खाते हैं, अब यहां पर देखिए, जो भी क्रिया है वह कर्म के सहित है, अर्थात क्रिया का जो फल है कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। मोहित पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या गाता है? गाना। क्या लिखता है? पत्र। क्या खाते हैं? खाना। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हमने लिखे, तो यहाँ पर क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या गाता है? गाना। क्या लिखता है? पत्र। क्या खाते हैं? खाना। यहाँ सभी में क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार समझिए, और कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा गाना गाती है। तो यहां पर क्या बजाता है? बांसुरी। क्या गाती है? गाना। तो ध्यान रखना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न करना है। यदि क्या का उत्तर मिले तो वो सकर्मक है, क्या का उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक है। अब क्या के उत्तर में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो कर्ता है या कर्म है। कई बार क्या के उत्तर में कर्ता भी आता है। अब कर्ता भी पहचानना हो तो कौन के द्वारा प्रश्न करो? क्रिया से। जो कौन का उत्तर आएगा वो कर्ता होगा, और क्या और कौन दोनों का उत्तर जब एक ही आ जाए तो वह कर्ता होता है। कैसे? जैसे मैंने यहां कहा, क्या पढ़ता है? पुस्तक। कौन पढ़ता है? मोहित। तो क्या और कौन का उत्तर अलग अलग आ रहा है। क्या गाता है? गाना। कौन गाता है? रमेश। क्या लिखता है? पत्र। कौन लिखता है? वह। क्या खाते हैं? खाना। कौन खाते हैं? बच्चे। क्या बजाता है? बांसुरी। कौन बजाता है? कृष्ण। क्या गाती है? गाना। कौन गाती है? राधा। तो यहां पर क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है। तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाए और क्या का उत्तर आ रहा हो लेकिन कर्ता को छोड़कर, और कर्ता की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। जब क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है तो क्रिया सकर्मक है। जब क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है तो क्रिया अकर्मक होती है। तो यहां पर विशेष ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां पर नोट लगा देता हूं, ध्यान रखना, और नोट को कहते हैं विशेष। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे?
ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विशेष लिख लो, यहाँ पर सीधा लिख लो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। ठीक है ना। फिर सकर्मक क्रिया के जो दो भेद होते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान तो समझना। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या का उत्तर मिले, यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले, लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। तो क्रिया सकर्मक होती है। क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़ के मिलना चाहिए। यदि क्या और कौन का उत्तर एक ही आए तो क्रिया अकर्मक होगी। तो यहां ध्यान रखना है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। कर्ता की पहचान के लिए, कर्ता की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। प्रश्न किया जाता है। कर्ता की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि कौन का उत्तर मिले, यदि कौन का उत्तर मिले तो वह कर्ता होता है। तो वह कर्ता होता है। और यदि
और यदि क्या और कौन दोनों का, क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही मिले, एक ही मिले तो क्रिया अकर्मक होती है, तो क्रिया अकर्मक होती है। तो यहां पर हमने दो बात करी। सबसे पहली बात, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाए और क्या का जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिल रहा तो क्रिया अकर्मक है। यदि क्रिया से प्रश्न कौन के द्वारा किया जाए तो कौन का जो उत्तर मिलेगा वह कर्ता होगा, और क्या और कौन दोनों का उत्तर, और क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी? अकर्मक। तो देखो समझना, जैसे यहां समझना, जैसे हमने लिखा था कृष्ण बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है? बांसुरी। कौन बजाता है? कृष्ण। दोनों का उत्तर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, क्रिया सकर्मक है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया एक उदाहरण, जैसे किसान हल से खेत जोतता है। किसान हल से खेत जोतता है। क्या जोतता है? खेत। किससे जोतता है? हल से। तो यहां पर क्या और कौन दोनों का उत्तर आ रहा है। क्या जोतता है? खेत। किससे जोतता है? हल से। कौन जोतता है? किसान। तो क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग आ रहा है। क्या जोतता है? खेत। कौन जोतता है? किसान। तो क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। तो किसान हल से खेत जोतता है, मजदूर नल से पानी भरता है। मजदूर नल से पानी भरता है। क्या भरता है? पानी। कौन भरता है? मजदूर। तो यहां पानी तो कर्म है और मजदूर करता है, तो क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग आ रहा है, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। यदि क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही आ जाए तो क्रिया अकर्मक होती है। तो किसान हल से खेत जोतता है, मजदूर नल से पानी भरता है। आगे समझो। विकास लाठी से सांप को मारता है। अब देखो यहां कोपरसर्ग जोड़ा है, मैंने जानबूझ के कोपरसर्ग का इसलिए दिया है कि जब किसी कर्म के साथ में कोपरसर्ग जुड़ रहा हो तो उस स्थिति में क्या से नहीं किसको के द्वारा प्रश्न किया जाता है। किसको? तो देखो यहां पर क्रिया है मारता है। किसको मारता है? सांप को। किसको मारता है? सांप को। कौन मारता है? विकास। तो जब किसी कर्म के साथ में कोपरसर्ग जुड़ रहा हो तो क्रिया से प्रश्न क्या के द्वारा नहीं किसको के द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है।
तो विकास लाठी से सांप को मारता है। किसको मारता है? सांप को। कौन मारता है? विकास। तो यहां पर इस स्थिति में यहां कैसी क्रिया होगी? ये सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये बात हो गई। अब अकर्मक क्रिया की बात करें तो कैसे होगी, ध्यान से समझना। जैसे मजदूर पेड़ के नीचे सोता है। मजदूर पेड़ के नीचे सोता है। कौन सोता है? मजदूर। अब पेड़ के नीचे, ये तो स्थान हो गया, कर्म है क्या? नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया। कौन उड़ती है? चिड़िया। जब क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही आ जाए तो क्रिया अकर्मक होगी। तो चिड़िया यहां पर क्या है? कर्ता। मैंने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, मैंने यहां लिख दिया चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब क्या उड़ती है? चिड़िया। क्या उड़ती है? चिड़िया। कौन उड़ती है? चिड़िया। तो क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, क्रिया अकर्मक होगी। अब देखो चिड़िया तो यहां क्या है? कर्ता। चिड़िया तो क्या है? यहां कर्ता। उड़ती है क्या है? क्रिया। और कहां उड़ रही है? आकाश में। ये क्या है? स्थान। तो कहीं भी कर्म आया क्या? कहीं भी कर्म प्रयुक्त हुआ है क्या? नहीं हुआ। मैंने लिख दिया यहां पर वायुयान हवा में उड़ता है। वायुयान हवा में उड़ता है। तो यहां वायुयान क्या है? करता है। हवा में क्या है? स्थान है। और उड़ता है क्या है? क्रिया है। तो यहां कहीं भी कर्म आया क्या? अब देखो क्या उड़ता है? वायुयान। कौन उड़ता है? वायुयान। जब क्या और कौन दोनों का उत्तर एक आ रहा है तो क्रिया अकर्मक होगी। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने जो नोट लगाया वो समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानोगे कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी सकर्मक क्रिया की। अब आगे समझना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बाद में हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद होता है एक कर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा है? एक कर्मक क्रिया। और एक कर्मक का मतलब होता है जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त हो रहे हो? एक। तो वो क्या कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया। तो समझिए एक कर्मक क्रिया क्या होती है। जब हम किसी वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म प्रयुक्त करते हैं तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त कर देते हैं तो वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक कर्मक क्रिया। और एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ
एक कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता और क्रिया एक कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता और क्रिया एक कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, एक कर्म क्रिया कहलाती है। जैसे समझना, जैसे मैंने यहां लिख दिया, उदाहरण समझो। जैसे विजय फुटबॉल खेलता है। विजय फुटबॉल खेलता है। तो क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? कर्म है, एक ही कर्म आ रहा है, विजय फुटबॉल खेलता है। सीमा पक्षियों को या सीमा दाना डालती है। सीमा दाना डालती है। तो क्या डालती है? दाना। अब किसको डालती है ये नहीं आया, सिर्फ दाना आया है। सीमा दाना डालती है। देवकी खाना पकाती है। देव प्रेम से खाता है। अब जानबूझ के वो प्रेम से और ऐसे शब्दों को जोड़ेगा कंफ्यूजन देने के लिए, ठीक है ना। तो एक ही कर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या डालती है? दाना। कौन डालती है? सीमा। क्या खेलता है? फुटबॉल। कौन खेलता है? विजय। क्या पकाती है? खाना। कौन पकाती है? देवकी। क्या खाता है? देव प्रेम से खाना खाता है। क्या खाता है? खाना। प्रेम से खाना खाता है। तो क्या खाता है? खाना। कौन खाता है? देव। तो यहां पर एक कर्म है, खाना खाता है। तो खाना यहां क्या है? कर्म है। खाना यहां पर क्या होगा? कर्म होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? क्रिया के साथ में एक ही कर्म का बोध करा रहे हैं। तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये सब एक कर्मक क्रिया है। दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया।
दूसरा जो भेद होगा वो कौन सा भेद होगा? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया विशेष ध्यान से समझना। तो द्विकर्मक क्रिया वह होती है जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हों। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हों तो वहां पर एक तो कैसा होगा? सजीव, और एक होगा निर्जीव। तो वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी को बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो कैसे कहेंगे बहुकर्मक क्रिया? ध्यान से समझना। तो द्विकर्मक क्रिया अथवा बहुकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक अथवा बहुकर्मक क्रिया। इसको द्विकर्मक भी कह देते हैं और यही बहुकर्मक क्रिया भी कहलाती है। तो ध्यान से समझना किसे कहते हैं, क्या होती है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। जिसमें दो कर्म हो, एक से अधिक होते ही द्विकर्मक या बहुकर्मक हो जाता है। तो इसको समझना ध्यान से। ध्यान दीजिए। तो देखो, एक से अधिक होते ही बहुकर्मक हो जाता है। एक ही कर्म है तो एक कर्मक क्रिया है, एक से अधिक होते ही बहुकर्मक क्रिया हो जाती है। तो देखो ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ क्रिया के साथ दो या दो से अधिक, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो वहां द्विकर्मक अथवा बहुकर्मक, वहां की जगह वह कर लो भले, तो वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वह द्विकर्मक अथवा बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक अथवा बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अब इसमें समझना कैसे कहते हैं इसको द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, ध्यान देना। जैसे देवकी पक्षियों को दाना डालती है। देवकी पक्षियों को दाना डालती है। अब देखो, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, कैसे पहचानेंगे? जब हमें द्विकर्मक क्रिया की पहचान करनी हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको, दोनों के द्वारा प्रश्न करना होता है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो क्रिया द्विकर्मक होगी, यदि दोनों का उत्तर नहीं कर मिले तो द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जो एक आवश्यक ध्यान रखनी है। यदि किसी वाक्य में
देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, तो भले ही क्या और किसको दोनों का उत्तर क्यों ना मिल रहा हो, क्रिया एक कर्मक की होती है। ऐसा क्यों होता है वो बात करेंगे अभी बड़े विस्तार से आगे, पहले इसे समझिए। देवकी पक्षियों को दाना डालती है, तो क्या डालती है? दाना। किसको डालती है? पक्षियों को। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है क्या और किसको? क्या डालती है? दाना। किसको? पक्षियों को। कौन डाल रही है? देवकी। देवकी करता है, पक्षियों को कर्म है, दाना भी कर्म है और डालती है क्रिया है। तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। आगे समझिए। अध्यापक अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब समझिए यहां क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसको पढ़ाता है? छात्रों को। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है। तो क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसको पढ़ाता है? छात्रों को। और जब क्या और किसको दोनों का उत्तर मिले तो क्रिया कैसी होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया कैसी होती है? द्विकर्मक होती है। तो क्या डालती है? दाना। किसको? पक्षियों को। क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसको? छात्रों को। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक होगी। आगे समझो। पिता पुत्र को पिता पुत्र को शिक्षा देता है, या पिता पुत्र को ज्ञान देता है या शिक्षा देता है। अब क्या देता है? शिक्षा। किसको देता है? पुत्र को। क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक होगी। दूसरी बात और समझिए। माता पुत्री को शिक्षा देती है। शिक्षा की जगह ज्ञान लिख देता हूं। माता पुत्री को ज्ञान देती है। अब क्या देती है? ज्ञान। किसको देती है? पुत्री को। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक होगी। दोनों का उत्तर आया, अलग अलग आया, कैसी हो गई क्रिया? द्विकर्मक हो गई। अब यहां पर जो विशेष ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो दान का बोध कराया जा रहा हो और वापस ना मिले, तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी, वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। तो वो बात करने से पहले एक नोट लगाना है, विशेष करके। विशेष। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको, क्या और किसको दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। दोनों के द्वारा
प्रश्न किया जाता है। यदि दोनों का उत्तर मिले, यदि दोनों का उत्तर अलग अलग मिले तो क्रिया द्विकर्मक, तो क्रिया द्विकर्मक अथवा बहुकर्मक होती है। बहुकर्मक होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं तो द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि दोनों का उत्तर मिले, दोनों का अलग अलग मिले तो क्रिया द्विकर्मक या बहुकर्मक होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, पिता पुत्र को शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा। किसको देता है? पुत्र को। दोनों का उत्तर मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, तो क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक होगी। क्रिया कैसी कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये तो हमने पहली बात करी, ये तो पहली बात करी कि हमने कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्विकर्मक क्रिया है या एक कर्मक क्रिया है। तो ये तो आराम से पहचान लेंगे। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो इसी बात का विरोध करता है, जो अगला विशेष नियम है वो इस बात का विरोध करेगा। ये तो कह रहा है क्या और किसको दोनों का उत्तर आने पर कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक या बहुकर्मक। लेकिन जो अगला नियम है, जो अगला विशेष है, वो क्या कहता है? जो अगला नोट है वो क्या बताता है? समझना। विशेष यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, तो वहां क्या और किसको? तो वहां क्या और किसको? तो वहां क्या और किसको दोनों का उत्तर, दोनों का उत्तर अलग अलग मिलने पर भी, अलग अलग मिलने पर भी, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, यदि किसी वाक्य में देने का तो बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो तो वहां क्या और किसको दोनों का उत्तर अलग अलग मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है, एक कर्मक
क्रिया होती है तथा पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म न होकर पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म न होकर संप्रदान कारक माना जाता है, संप्रदान कारक माना जाता है, यह संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे जैसे इसको समझना है ध्यान से। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। देखो क्या देता है, गाय। किसको देता है, ब्राह्मण को। क्या और किसको, दोनों का उत्तर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन पहले प्रयुक्त होने वाला जो ब्राह्मण को है ये कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो दान में देगा, अब वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देने का बोध हो रहा हो, वापस ना मिले, वहां पर दान के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। तो यहां तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान, और यहां कौन सा कारक हो गया, कर्म। तो ये ब्राह्मण को संप्रदान कारक में चला जाएगा। इसी प्रकार ध्यान से समझना, रमेश भिखारी को कपड़े देता है। एक तो मैंने उदाहरण लिख दिया, रमेश भिखारी को कपड़े देता है। अब क्या देता है, कपड़े। किसको देता है, भिखारी को। तो देने का बोध हो रहा है, दान दिया जा रहा है। तो ये कपड़े क्या देता है, कपड़े। किसको, भिखारी को। तो यहां तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। यहां तो संप्रदान कारक हो गया, और यहां कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। यहां कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। इसी प्रकार और समझिए, इसको अगले में लिखेंगे, यहां से मैं हटा रहा हूं, आगे लिखेंगे क्योंकि फिर पूरा नहीं आ पाएगा। जैसे तो रमेश भिखारी को कपड़े देता है, दूसरा उदाहरण लिख दिया, रमेश धोबी को कपड़े देता है। रमेश धोबी को कपड़े देता है। अब देखो यहां अंतर समझना, रमेश धोबी को कपड़े देता है। क्या देता है, कपड़े। किसको देता है, धोबी को। अब धोबी को कपड़े दान में दे रहा है, या धोने के लिए, या कपड़े प्रेस करने के लिए। तो प्रेस के लिए या धोने के लिए दे रहा है, तो वापस मिलेंगे, वापस मिलेंगे। तो यहां पर दान का बोध हुआ क्या, नहीं हुआ। यहां दान का बोध हो रहा है। रमेश भिखारी को कपड़े देता है, तो ये कैसा हो गया, एक कर्मक।
रमेश धोबी को कपड़े देता है, ये कैसे हो जाएगा द्विकर्मक। तो यहां कौन सा होगा, ये द्विकर्मक होगा। तो देखो मैंने यहां लिख दिया, ये तो कर्म कारक है और यहां भी क्या है, कर्म है, दोनों जगह कर्म आ रहा है। तो ये कैसा होगा, ये किस में आएगा, द्विकर्मक में। ये किस में आएगा, द्विकर्मक में आएगा। देने का बोध हो रहा है और दान दिया जा रहा है। तो जब किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, दान दिया जा रहा हो, तो वहां तो एक कर्म क्रिया होगी। तो भिखारी को कपड़े दान में दिए जाएंगे, इसलिए ये संप्रदान है। यहां धोबी को धोने के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा द्विकर्मक क्रिया। ये कैसी क्रिया होगी, द्विकर्मक। अंतर समझ में आ रहा होगा। ये कैसी क्रिया हो गई, द्विकर्मक। ये कैसी क्रिया थी, एक कर्मक क्रिया थी। अब देखो आगे समझना, जैसे मैंने लिखा था, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो क्या देता है, गाय। किसको देता है, ब्राह्मण को। तो यहां पर गाय क्या है, कर्म क्या देता है, गाय किसको देता है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को गाय दान में ही तो दे रहा है, तो दान में दे रहा है, तो यहां कर्म कारक ना होकर कौन सा कारक होगा, संप्रदान। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। तो ये कैसा हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया। ये कैसी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया। अब आगे समझना ध्यान से, मैंने यहां लिख दिया, मोहन सोहन को ₹500 देता है। मोहन सोहन को ₹500 देता है। अब ध्यान देना, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना। रमेश या मोहन सोहन को ₹500 देता है। क्या देता है, ₹500। किसको देता है, सोहन को। तो यहां देने का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा, किस में दिया जा रहा है, दान में। देखो अगर उधार शब्द नहीं लिख रहा तो वो दान में जाता है, उधार नहीं लिख रहा। यदि उधार लिख रहा होता तो फिर वो दान नहीं होता, वापस आएंगे। ध्यान रखना, वापस आने का बोध। तो यहां पर क्या देता है, ₹500। क्या है, ये कर्म है। और किसको दे रहा है, सोहन को। ये क्या है, संप्रदान। यहां कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। यहां भी कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। यहां कर्म कारक है और यहां भी कर्म कारक है। तो यहां पर एक ही कर्म तो आ रहा है, दूसरा तो संप्रदान है। जब कर्म एक ही है तो ये कैसी क्रिया होगी, एक कर्मक। अब आगे समझना, इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोहन सोहन को ₹500 उधार देता है। क्या देता है, ₹500।
किसको देता है? सोहन को। लेकिन कैसे दे रहा है? उधार। अब उधार दे रहा है इसका मतलब वापस आएंगे। वहां पर कोई उधार शब्द लिख रहा था क्या? नहीं लिख रहा। नहीं लिख रहा तो फिर वो दान में गए, लेकिन उधार लिख दिया इसका मतलब वापस आएंगे। और जब उधार शब्द लिख दिया वापस आएंगे तो ये भी कौन सा कारक होगा? कर्म। और ये भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तो देने का बोध हो रहा हो, दान आ जाए। उधार लिख दिया तो फिर दान कहां रहा? उधार दे रहा है तो वापस लेगा। और ये भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। जब एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो रहे हो तो वहां कौन सी कैसी क्रिया होती है? द्विकर्मक क्रिया। यहां कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। अब इसके अलावा एक उदाहरण और महत्वपूर्ण लिख रहा हूं, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया यहां भाई बहन को, भाई बहन को 500 रुपए देता है। भाई बहन को 500 रुपए देता है। अब यहां पर देने का बोध हो रहा है। यहां किसका बोध हो रहा है? देने का बोध हो रहा है। और कौन दे रहा है? भाई दे रहा है। किसको दे रहा है? बहन को। क्या भाई बहन को दान में देता है क्या? क्या बहन को देना फर्ज नहीं होता क्या भाई का? पिता अगर पुत्र को दे रहा है तो उसका फर्ज है। माता अपनी पुत्री को दे रही है तो उसका फर्ज है। भाई अपनी बहन को दे रहा है 500 रुपए तो उसका फर्ज है। तो दान में थोड़ी दे रहा है। जब दान का बोध नहीं हो रहा तो ये कैसा होगा? क्या देता है? 500 रुपए। किसको देता है? बहन को। तो ये कैसा होगा? कर्म कारक। और ये भी क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो ये कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। ये भी कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अब ध्यान से समझना हमने क्या क्या बात करी। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझना ध्यान से। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ में एक से अधिक कर्म आ रहे हो तो वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको दोनों से प्रश्न करते हैं। यदि दोनों का उत्तर मिले, दोनों का उत्तर अलग अलग मिले तो क्रिया द्विकर्मक या बहुकर्मक होती है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, क्या और किसको दोनों का उत्तर भले ही अलग अलग क्यों ना आ रहा हो, वह क्रिया एक कर्मक होती है। और पहले जो कर्म प्रयुक्त होता है वह कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक के लिए का बोध करा देता है। तो हमने जितने भी उदाहरण लिखे हैं इसमें समझिए। मैंने लिखा रमेश भिखारी को कपड़े देता है। अब रमेश कपड़े दे रहा है तो धोने के लिए दे रहा है। धोने के लिए दे रहा है इसका मतलब वो वापस मिलेंगे, वापस आएंगे। तो वो कैसा होगा? भिखारी को दे रहा है, भिखारी को दे रहा है तो भिखारी को तो दान में दे रहा है, और धोबी को दे रहा है तो धोने के लिए दे रहा है। अगर वाक्य ऐसे हुआ रमेश भिखारी को कपड़े देता है तो भिखारी को कपड़े किसके लिए दे रहा है? दान के रूप में। दान में दे रहा है, तब दान है तो पहले जो कर्म आ रहा है वो संप्रदान कारक हो जाता है। तो दान दे दिया, वापस नहीं मिलेगा। रमेश धोबी को कपड़े देता है। किसको दे रहा है? धोबी को। जब धोबी को दे रहा है इसका मतलब धोने के लिए दे रहा है या प्रेस के लिए दे रहा है, तो वापस मिलेंगे। वापस आ रहा है तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है तो दान में दे रहा है। तो जो दान में दे रहा है किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण संप्रदान कारक होगा ब्राह्मण के लिए। मोहन सोहन को 500 रुपए देता है। अब उधार नहीं लिखा तो मोहन और सोहन का कोई रिश्ता भी नहीं है। कोई रिश्ता है क्या? क्या दर्शाया गया है? नहीं दर्शाया। तो मोहन सोहन को 500 रुपए दे रहा है तो वो दान में ही माना जाएगा।
और ये कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक और क्रिया एक कर्मक। दूसरा, मोहन सोहन को 500 रुपए उधार शब्द लिख दिया तो वापस आएंगे और वापस मिलेंगे, इसका मतलब ये कैसी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक, क्योंकि वापस मिलेगा। अब वापस आ गया तो ये दोनों कर्म में आ गए। और भाई बहन को 500 रुपए देता है तो भाई बहन को 500 रुपए दान में नहीं दे रहा, भाई का बहन को देने का फर्ज होता है, और फर्ज है तो वहां पर ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बाकी जो आगे की बातें वो अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।